हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की एंड ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा पार्ट है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग मेथड एंड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स के बारे में। डिस्काउंटिंग मेथड्स में वी आर हैविंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, the internal rate of return IRR method. So out of that first we are taking NPV and PI. तो हमारा जो मेन टॉपिक है that is NPV and PI. तो NPV के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, NPV मेथड जो है उसके लिए मैं एक एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो बिजनेस में इट इज 10 लाख रुपीज। बिजनेस की लाइफ है सपोज 4 years, ठीक है। अब एक डिस्काउंटिंग रेट होता है यहाँ पे, %10 पर एनम, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंटिंग रेट 10% पर एनम। अब ये डिस्काउंटिंग रेट जो है ये होता क्या है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में, दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इफ आपको कोई बिजनेस करना हो, यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोइंग्स, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सोर्स से पैसा बोरो करते हो, you need to pay them something in return out of your profits, that is either dividend or interest. That dividend or interest is income for that party, but it is an expense for the management of the company, ठीक है। तो वो सारा जो पेमेंट हो रहा है वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस, ये आपको ध्यान में रख के चलना। वही बात यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो दैट डिस्काउंटिंग रेट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ लो कि आपने बैंक से लोन लिया है 10% पे, कितना? ये 10 लाख रुपए जो आपको इनिशियली अभी इन्वेस्ट करना है। बिकॉज इन बिजनेस वी जनरली अज्यूम दैट हमारे पास कोई प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, ठीक है। डोंट हैव एनी प्रॉफिट, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं है। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो दैट यू हैव टू बोरो फ्रॉम वन और दी अदर सोर्सेज। तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, बोरोइंग्स करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर इट इज इनिशियलाइजेशन और एक्सपांशन, whatever investment you are doing, you have to assume that that investment is done by borrowing the amount from somewhere, either in the form of equity or in the form of debt, ठीक है। डन। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये भी तो चुकाना है। अब देखते हैं 4 साल में हम इस बिजनेस से कमाने कितना वाले हैं। फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 2.5, थर्ड ईयर में 3, 5 साल करना पड़ेगा आई गेस। ये हो गया 3 and 2, 5 साल कर देता हूँ। 7, 7.5, 10.5 और 2। लेट दिस बी 5 years, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है CFAT है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस है, जो इनफ्लो आपके सामने है और इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। क्लियर? चलो देखें। अब यहाँ पे 12.5 लाख रुपए रिकवर तो आप कर रहे हो। आप सोचो कि ये तो फायदे का सौदा है, 10 लाख लगाए, 12.5 लाख कमाए, 5 साल में 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए साल का, इतना भी बुरा नहीं, ठीक है। 5,000 रुपीज अ मंथ हो जाएगा, 4,000 रुपीज अ मंथ हो जाएगा, इट इज ओके, कर लेते हैं। बट ऐसा है नहीं। देखो 10 लाख रुपए आज लगाने हैं टुडे, ये रिकवरी होने में लगेंगे 5 साल। ये 5वें साल के 2 लाख और आज के 2 लाख एक बराबर होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमने देखा हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि टाइम के साथ पैसों की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये 2 लाख रुपए आपको आज नहीं मिल रहे, ये 5 साल के बाद मिल रहे हैं। अब देखो एक टाइमलाइन जैसे बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। आज आप लगा रहे हो 10 लाख रुपए, 1 साल के बाद मिलेंगे 3 लाख, 2 साल के बाद, सॉरी 1 साल के बाद मिलेंगे 2 लाख, फिर इसके बाद मिलेंगे 2.5 लाख, फिर इसके बाद मिलेंगे 3 लाख, फिर इसके बाद मिलेंगे 2 लाख। ठीक है, ऐसा कुछ रख लेते हैं।
और वैसे ये अमाउंट्स मैंने पे बैक वाले में भी लिए थे, चलेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या, इसकी आज की वैल्यू क्या, इसकी आज की वैल्यू क्या, इसकी आज की वैल्यू क्या, ये पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी बाय डिस्काउंटिंग, तब जाके पता चलेगा कितना अमाउंट आ रहा है। फिर जो वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज ये जो 2 लाख रुपए है ये आपको कब मिलने वाले हैं, आज से 1 साल के बाद, ठीक है। आज से 1 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग और इसको लाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो हमने ऐसे देखा था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई रेज टू 1, ठीक है। एन है बट क्योंकि 1 ईयर है तो 1 लिखेंगे। तो 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ कैलकुलेशन सीखा था, उसी की बात यहाँ पे होने वाली है। चलो अब ये आपको पता तो चल गया, एक आइडिया तो आ गया, लॉजिक क्या लग रहा है। अब मैं उसी चीज को यहाँ प्रेजेंट करूंगा। देखो ये जो 2 लाख है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 1, ठीक है। ये जो 2.5 लाख है इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये 2 साल के बाद मिलने वाला है ना, तो डिस्काउंटिंग भी 2 साल के लिए होगा। ऐसे कैलकुलेशन करना है। तो इन शॉर्ट मुझे एक फैक्टर चाहिए जिसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? ये जो हम गिन रहे थे ना, ये जो 2 लाख है इंटू 1.1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो हमें डिस्काउंटिंग करने के लिए करना है 2 लाख डिवाइड बाई 1.1। अगर मैं इसको लिखूं 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1.1, बात तो एक ही है ना। तो ये जो है ना, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.1 आप कैलसी पे करके देख लो, 1 डिवाइड बाई 1.1 यू विल गेट 0.9091। अब इनके देखो 1 डिवाइड बाई 1.1। वैसे ही इसको हमें डिस्काउंटिंग करना है 2 साल से, मतलब 2.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.8264। वैसे ही इसको डिस्काउंट करना है 3 साल से, तो फैक्टर आएगा ये। इसको डिस्काउंट करना है 4 साल से, फैक्टर आएगा ये। इसको डिस्काउंट करना है 5 साल से। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई, कैलसी पे ले लो, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, एक बार इक्वल टू किया ये आया, फिर से इक्वल टू कर दो ये आ जाएगा, फिर से इक्वल टू कर दो ये आ जाएगा, फिर से इक्वल टू कर दो ये आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू कर दो ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज अपने आप मिलती जाएंगी। तो आपको बार बार जीरो करके कैलकुलेट करने की भी यहाँ पे अभी जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो ये पार्ट हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। देख लेते हैं लिख के, 2 लाख इंटू 0.9091, 2.5 लाख इंटू 0.8264, 3 लाख इंटू 0.7513, 3 लाख इंटू 0.6830, और लास्ट में है 2 लाख इंटू, इसको हम करेंगे टोटल 181,820 प्लस 206600 प्लस 225390 प्लस 124,200 738,010। ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है। ओहो, तो बहुत कम हो गया। सिक्स 8 10 12 12.5। ओके, कोई बात। अब देखो ये जो आया है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जितना भी कैश इनफ्लो है ना 12.5 लाख, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब प्रेजेंट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या, एक्चुअली में तो देखा जाए तो हमने 12.5 लाख रुपए इकट्ठे तो किए थे ना, तो ये 7,38,000 कहाँ से हो गए, बीच के पैसे कहाँ गए भाई? बीच के पैसे गए बैंक वालों का लोन रीपे करने में, जो हर साल का 10% ब्याज आपको पे करना है ना, वो हर साल का 10% ब्याज चला गया। इसका जो डिफरेंस है दैट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट।
अब डिसीजन लेना है कि वेदर दिस बिजनेस प्रोजेक्ट इज वर्थ और नॉट, इट इज वैल्यूएबल और नॉट, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये है कि आपने आज की डेट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बट सामने जो आया उसकी आज की वैल्यू 7,38,000 ही है। तो देखा जाए तो आप नेगेटिव में जा रहे हो ना, 2,62,000 नेगेटिव में जा रहा है ये। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एनपीवी, समझ आया? दिस वैल्यू इज कॉल्ड एनपीवी बिकॉज यहाँ पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना किया उसके सामने जो पैसा आया वो इनफ नहीं है। आपको दो चीजें रिकवर करनी होती है, रिमेंबर दैट यू हैव टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस यू हैव टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। आपको सिर्फ यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं करना है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर करना है, जो ये 10% वाला रेट है। अगर उसके बाद आपके पास कुछ बचता है देन यू आर एट प्रॉफिट। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कैसे गिना? अब देखो इसमें ये जो है ये हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, हम इसको टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तो मैंने लिखा है, इसका टोटल भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं जीटी फैक्टर या फिर पीवी फॉर्म। इस सॉन्ग में जीटी फैक्टर काम नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी डेटा चेंज करता हूँ वो काम आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ। ये सॉन्ग आपका हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, फॉर्मूला भी बनाते हैं, पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं, लिखने की जगह हो जाए। ये जो आपका एनपीवी आया है इसका एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, और ऐसे ही होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। आप देख लो मैंने यही किया, 7,38,000 माइनस 10 लाख, नेगेटिव हो गया ये, ठीक है? तो एनपीवी कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट देखें, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द सिचुएशन। देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो 10 लाख ही रखते हैं और डिस्काउंटिंग रेट 10% रहने देते हैं, लाइफ 4 इयर्स कर देते हैं, और कैश फ्लो का क्या है वो भी देखते हैं। इसको मैं करता हूं एक बार 9 लाख। देखो ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज होते हैं। एस्टिमेटेड मतलब आपने सिर्फ एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेट किया है, फोरकास्टिंग किया है कि इतने कैश फ्लोज हो सकते हैं। एग्जैक्ट 3 लाख ही होगा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, अंदाजा लगाया जाता है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लॉजिक तो पूरा वही है। पीवी फैक्टर आप निकालोगे 10% के हिसाब से तो वही फैक्टर आएंगे जो अभी आए थे, 9091, 8264, 7513, 6210। क्योंकि अब ये 3 लाख कॉमन है, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ईच वन विथ 3 lakhs। आप डायरेक्टली इसको प्लस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीटी फैक्टर। क्या करना है, कैलसी पे ले लो 1 डिवाइड बाई 1.1, साथ में आप करो एक बार इक्वल टू, आपको स्क्रीन पे ये दिखेगा, फिर एक बार इक्वल टू, फिर स्क्रीन पे ये दिखेगा, फिर एक बार इक्वल टू, स्क्रीन पे ये दिखेगा, फिर से एक बार इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत दे दिया, देखो वेरीफाई भी हो गया, ये है 6830, तो ये आ गया। जैसे ही ये स्क्रीन पे आया, अब आपके कैलसी में जीटी बटन होगा, ग्रैंड टोटल जीटी, वो आपको प्रेस करना है, ऐसा कुछ मिलेगा। 4 डेसिमल्स तक आप ले सकते हो स्टैंडर्ड, ठीक है? अब ये जो जीटी बटन है अगर आपके कैलसी में नहीं है तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज क्या है, नया कैलसी खरीद लो। वो 100 रुपए का नहीं, तो सिटीजन जिसमें 2 आई होते हैं डुप्लीकेट वाला, वो भी चलेगा। तो कोई भी क्वालिटी का कैलसी ले लो जो आपको सही लगे, लेकिन उसमें जीटी बटन होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो उसके बदले दूसरा रास्ता है, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आपको हर एक पॉइंट पे M+M+ करना पड़ेगा, फिर MRC करना पड़ेगा। आप ही सोचोगे कि इससे तो 100 रुपए सस्ता है, हम ले लेंगे, ठीक है? तो बेटर है कि आप खरीद लो। तो जीटी फैक्टर यूज करो आप। एक बार ये जीटी फैक्टर आ गया, अब क्योंकि ये सबका टोटल है, आप डायरेक्टली इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनटू 3 लाख कर दो।
जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपने आप मिल जाएगी। वो वैल्यू आ रही है 9,50,960। राउंड ऑफ किया है, पैसे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जमाने खत्म, सरकार ने पैसे बंद कर दिए, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब आपने जो कमाया उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है और आपने जो लगाया उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। और बोलोगे सर 12 लाख कमाया था, भाई 12 लाख में से ये जो डिफरेंस आ रहा है 2.5 लाख रुपए के आसपास जितना भी है, ये तो इंटरेस्ट पे करने में चला गया ना। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चला गया। अब जो बचा है वो ये है और उसमें से आपने इनिशियल कैपिटल माइनस करनी है जो इन्वेस्ट की, कुछ अमाउंट बच रहा है प्लस में, अच्छी बात है। दिस इज योर एनपीवी। आ गया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरीके से हम गिनते हैं। अब ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं जीटी फैक्टर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो जीटी फैक्टर बोलेंगे या फिर बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनयूटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनयूटी 10% 4 ईयर्स। आया है समझ में? तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पूरी वैल्यू मिल गई, जिसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते ही एनपीवी पता चल गया। नाउ एनपीवी के बेसिस पे अगर डिसीजन लेना हो तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं, उस पॉइंट पे चलते हैं। कैलकुलेशन तो मैंने बता दी। If NPV is greater than 0, एक्सेप्ट, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। क्यों ऐसा? बिकॉज एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, आपने इनिशियल कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो या जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका वो तो रिकवर कर ही लिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बैंक का इंटरेस्ट है या डिविडेंड है वो भी रिकवर कर लिया। उसके बाद भी आपके पास कुछ बचा है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद if NPV is less than 0, रिजेक्ट। देखिए वहां पे या तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया है बट इंटरेस्ट कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ है, या फिर दोनों ही रिकवर नहीं हुआ है। तो बेटर ये है कि आप इसमें पढ़ो ही मत, आपकी जेब से पैसे जाने होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी होगा आपके माइंड में आ गया होगा। बोले सर ये हुआ तो इसको बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट मतलब पैसा लगाओ ना लगाओ एंड में हो जाएगा 0। मतलब आप एग्जैक्टली उतना ही पैसा कवर करोगे जिसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों रिकवर हो जाए, लेकिन आप उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं बचा पाओगे, ना 1 रुपया आपकी जेब से जाएगा। तो दैट इज बैलेंसिंग। तो अगर आप फ्री बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो आप चाहते हो कि टाइम पास के लिए क्या करें, चलो कर लेते हैं ना, कुछ नहीं कमाया तो भी चलेगा, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज अनदर सिचुएशन। बट अदरवाइज आपको ये चीज का ध्यान रख के चलना है, ये एनपीवी इक्वल टू 0 पे आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एनपीवी इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है जो हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस? अभी आप बोलोगे झट से हाँ सर, मैं बोलता हूँ ना सर। क्यों ना? एनपी ब्रेक इवन पॉइंट वहां होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना आपने कॉस्ट लगाया था उतना ही आपने पैसा कमाया और बीच में कुछ नहीं बचा। यहाँ एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। आपने अगर प्रोजेक्ट में 9 लाख लगाए थे तो आपने कुछ 12 लाख कमाए, या अगर आपने 10 लाख लगाए थे तो 12.5 लाख कमाए, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ था। बट वो प्रॉफिट सारा आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में, बैंक लोन में डिविडेंड पे करने में चला गया, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, एंड दैट इज द रीजन यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट अ ब्रेक इवन सिचुएशन। ठीक है, तो अगर एनपीवी इक्वल टू 0 है एग्जैक्टली, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? क्वेरी समझ आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं
द पीआई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो, और उसमें मैं आपको एनपीवी के साथ साथ कंपैरिजन करवाऊंगा। तो चलिए वो भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और पीआई रेशियो क्या है वो भी आगे बढ़ के हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पीआई रेशियो वाला पार्ट पहले जो है एक्सप्लेन कर दिया था, वो रिकॉर्ड हो चुका था। मैं इसके साथ ही एडअप कर रहा हूँ, तो आगे आगे आप जो देखेंगे वो पीआई रेशियो है, और पूरा आपका एक लेक्चर जो है यहाँ पे सम अप हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन मतलब ना, कोई डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो पीआई रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों कंसेप्ट आया, क्या है और क्या उसका बेस है वो समझो। देखो ऐसा है, दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, लाइफ, ये सब डिटेल्स अवेलेबल है। कुछ डेटा अपन फ्रेम करते हैं। कितना डिटेल्स अवेलेबल है। 10 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में अगर लगाते हो तो सिचुएशन क्या रहेगी कि 4 साल में आप इस पे 5 लाख रुपए का एनपीवी अर्न कर सकते हो। दूसरा प्रोजेक्ट बी है, इसमें आप 20 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल की लाइफ में 7,50,000 रुपीज जो है वो आप एनपीवी अर्न कर सकते हो। एनपीवी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल आउटफ्लो। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एनपीवी इज इक्वल टू ऐसा कुछ। तो मुझे इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे सामने ले जाके प्लस करना पड़ेगा। ये तो समझ आ रहा है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू एनपीवी प्लस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये बन गया फॉर्मूला। तो अब हम ये करने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ दो। आया कुछ समझ में? ठीक है। अब देखो रैंकिंग देने की जब बारी आएगी, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि आपको इन दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, एनपीवी के बेसिस पे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? एनपीवी, बाकी कुछ नहीं। आप बोलोगे इसका एनपीवी ज्यादा है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसको छोड़ दो। आया समझ में? लेकिन अगर एक बिजनेसमैन की नजर से देखा जाए तो क्या ये सही जवाब होगा? सोचो, क्यों नहीं होगा? उसका क्या रीजन है कि नहीं होगा? अब आप देखो, यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो 5 लाख रुपए कमाने के लिए सरप्लस 10 लाख लगाने पड़े, यहाँ 7.5 लाख कमाने के लिए 20 लाख लगाने पड़े। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत डबल पैसे लगे और फायदा डबल नहीं हुआ? अगर 10 में या 5 कमा सकते हो तो 20 में तो 10 होना चाहिए। तो ये तो नुकसान वाला है, एक तो पैसे भी ज्यादा लगाओ और उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ना मिले। लॉजिक समझ आया? सेम चीज की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब आप ये समझो कि पीआई रेशियो का क्या रोल है। पीआई रेशियो ये बोल रहा है कि पर रुपी इन्वेस्टेड आपको कितना पैसा वापस मिलता है। इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी, हाउ मच डू यू गेट बैक? दैट इज द पॉइंट। तो जो एक एक रुपए की वैल्यू देखी जाती है कि पर रुपी जो ज्यादा रिटर्न देता है वो ज्यादा अच्छा हुआ ना। ठीक है, तो पीआई रेशियो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत कंसेप्चुअल है। फॉर्मूला इज, मैं यही लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आया कितना? इनिशियल कैश आउटफ्लो। गया कितना? आया कितना और गया कितना। ठीक है, तो पीआई रेशियो इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 रुपया लगाने पर 1.5 रुपया वापस आता है, तो 50 पैसा बचता है। यहाँ पे वही हो रहा है।
यहाँ वापस आया 27.5, लगाया आपने 20, तो जो रेशियो है वो कितना हो रहा है, तो 1 रुपया लगाने पे यहाँ पे वापस आया 1.375। 1 रुपया लगाने पे यहाँ पे वापस आया 1.5। अब बोलो कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली ये अच्छा है कि मैं कम पैसों में ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ। तो फिर ये वाला प्रोजेक्ट कैसे अच्छा होगा? तो पीआई रेशियो एनपीवी की ये जो लिमिटेशन है, एनपीवी खाली यही देखता है, एब्सोल्यूट अमाउंट, जो सही तरीका नहीं है तो उस कमी को पूरा करता है पीआई रेशियो। अब जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नेचर के होते हैं, डिविजिबल क्या और इनडिविजिबल क्या? इनडिविजिबल पहले बताओ, या तो 10 लाख लगाओ या मत लगाओ, या 20 लाख लगाओ या मत लगाओ, प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनडिविजिबल। वहां पे एनपीवी अप्रोच बेटर, क्योंकि आइदर यू ऑल और नथिंग, या तो अप्लाई फुल और डोंट इन्वेस्ट, ऐसा है। पीआई रेशियो तब काम आता है व्हेन यू कैन इन्वेस्ट प्रोपोर्शनेटली। जैसे एलआईसी की स्कीम आती है, 1 करोड़ रुपए लगाओ, लाइफ टाइम तक आपको हर महीने इतना अमाउंट पे बैक मिलेगा, एवरी मंथ इतनी इनकम होगी। आप बोलोगे 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 करोड़ नहीं, ठीक है, मेरे पास कम पैसे हैं, क्लियर हुआ? तो 1 करोड़ के बदले अगर 50 लाख है तो चलेगा? तो आपका एजेंट बोलता है हाँ चलेगा। तो आपको जो 1 करोड़ पे मंथली 20,000 मिलने वाला था, 50 लाख पे 10,000 मिलेगा। तो आपको स्कीम तुरंत समझ आ जाती है कि मेरे लिए स्कीम है, शायद 5 लाख का बजट होगा तो भी मुझे महीने का 1000 तो मिलेगा। आया लॉजिक समझ में? तो वहां पे आप पर रुपी देखते हो ना, कि हर एक रुपए पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, परसेंटेज निकालते हो। तो ऐसे डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में पीआई रेशियो काम आता है, जहां आप किसी भी स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई 1000 करोड़ की कंपनी शुरू करनी है, आप 1 करोड़ की भी स्टार्ट कर सकते हो, बस दैट इज द पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में पीआई रेशियो बेटर है, इनडिविजिबल में एनपीवी चलेगा। लेकिन एनपीवी की जो ये एब्सोल्यूट अमाउंट देखने की लिमिटेशन है कि वो इसको देखता है बट इसको इग्नोर कर देता है, वो कमी पीआई रेशियो पूरी करता है। बिकॉज यू शुड नो कि प्रैक्टिकली बिजनेस में फंड्स की शॉर्टेज हमेशा रहती है, और जितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है उतना टेंशन भी होता है, रिस्क भी हो जाता है, और इन्वेस्टर्स से बोरो करने जाओ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम सस्ता इलाज ढूंढते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा मिले। आ गया समझ में? बस इस पॉइंट पे यहाँ पे बात हो रही। कोई डाउट अब यहाँ तक क्लियर है? डन। बस तो ये आपका पीआई रेशियो भी खत्म। तो इसके साथ हमने एनपीवी और पीआई दोनों मेथड्स देख लिए। अब आपकी क्वेरीज का इंतजार रहेगा, आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछो, कैलकुलेशन में कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेथड्स देखेंगे, सम्स देखेंगे। अभी नेक्स्ट मैं आपको इसमें एनपीवी और पीआई के कुछ सम्स करवाऊंगा ताकि आपको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाए। आईआरआर मेथड पे हम फिर उसके बाद में जाएंगे जब आप इस पे अपना कमांड थोड़ा सा अचीव कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।